जी कल। नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में आज हम जिस विषय को लेने वाले हैं उस विषय के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा, लेकिन पब्लिक एजेंडा में हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। आम जनता जिस पर प्रभावित होती है ऐसे विषयों पर हम चर्चा करते हैं। पब्लिक एजेंडा में आज हमने जो विषय चुना है चर्चा करने के लिए हमारे जो सम्मानीय मेहमान हैं उनके साथ, कि दहेज हत्या होती है। दहेज के कारण महिलाएं, लड़कियां, बहुएं आत्महत्या कर लेती है, बहुओं को जला दिया जाता है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं समाज में, तो दहेज के कारण, दहेज एक ऐसी कुरीति है जिसके कारण हम जो है समाज को आज तक हम उस कुरीति को झेलते आ रहे हैं और समाज सही दिशा में अभी भी जा नहीं रहा है। इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ कहाँ क्या क्या होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं आना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ जो हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और एडवोकेट उपाध्याय जी, भूपेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक जी के पास आता हूं। इस दिशा में वो बहुत काम भी कर रही हैं और ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। मैडम, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये जो दहेज के कारण उत्पीड़न होता है, हत्याएं हो जाती है, आत्महत्याएं हो जाती है, जला दिया जाता है बहुओं को। वैसे दहेज प्रथा पे काफ़ी रोक तो लगी है। अब वो उस हिसाब से दहेज प्रथा नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अधिकतर लड़कियां कमाती है और आपस में मेलजोल होकर शादी हो रही है। अब ये दहेज प्रथा बिल्कुल मध्यम परिवार और निम्न परिवार में रह गई। ऊपर वाले परिवारों में अब ये बीच वाले परिवारों में भी कम हो गई अब ये, क्योंकि दहेज प्रथा। अब रही बात दहेज की कुरीति, तो दहेज सबसे बड़ी दिक्कत जाती ये है कि आखिर में माँ बाप भी दहेज ऐसे लोभी परिवार में शादी क्यों करते हैं? भाई, अगर आपको प्रोफेसर नहीं मिल रहा है, थोड़ा लेक्चरर मिल जाएगा तो आप उसकी शादी करिए। लड़की सुखी तो रहेगी। अपनी लड़की चाहे वो दिखने में अच्छी है नहीं है, उनके पढ़ी लिखी नहीं है, उनके बराबरी की है कि नहीं, पैसों से उसको सब कुछ तोल दिया जाता है। ये बात बहुत गलत है। पैसे लेकर आप लड़की की बराबरी उस लड़के से करते, ये माँ बाप की यहाँ से गलती हो जाती है और वो यहीं से ही सब चुनाव गलती होकर दहेज प्रथा चालू हो जाती है। अब दिक्कत ये होती कि बीच कानून निकला था दहेज का, जब कई बार इस तरह के लोगों को फंसाया जाता था जिसने दहेज नहीं लिया है, उनको भी फंसाया जाता, उनके ननन को, भाई दूर अमेरिका में रहने वाली ननन को, उनको सब फंसाया जाता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये तो हटा दिया है कि बाहर रहने वाले लोगों के ऊपर कोई धाराएं नहीं लगेगी। अब कई मामलों में ऐसा है, कई इतनी अपन रोज ही देखते, एक दो केस तो आते ही है दहेज के, ऐसे केस जिसमें जला दिया है, मार डाला है, तंग कर रहे। और दहेज की बात, सबसे बड़ी बात है कि जो मर जाती है या जिसको जला दिया जाता है वो तो बाहर आता है, पर 75% ऐसे किस्से जो रोज़ लड़की को परेशान किया जाता है, रोज़ उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, माँ बाप कैसे पैसे ला, और माता पिता पैसे देते भी हैं बेचारे, कहाँ से परेशान होकर, जब तक माता पिता रहते लड़की को मायके भेज दिया जाता है कि तू पैसे लेकर आ जा, वो बेचारी लेकर आती। ये केस तो समाज में आते ही नहीं है। ये समाज की ऐसी बुराई है जिसको समाज ही दूर कर सकता है। ये शादी के वक्त ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कानून के निगाह में तो वो आता है जो मर जाती है, उसको या बहुत ज़्यादा होता है तो माँ बाप उसको बाहर लाते और उसकी कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते, पर आम रिपोर्ट होती नहीं है। जो रोज़ दहेज प्रताड़ना की घर घर किस्से जो हो रहे उसको नहीं, प्रताड़ना का किस्सा बाहर नहीं आता। इसलिए
प्रताड़ना नहीं बंद होगी जब तक समाज नहीं सुधरेगा। समाज को कानून के भरोसे आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, इसको हमें समझना पड़ेगा। हमें शादी वक्त करते वक्त बहुत ज़्यादा ये भी नहीं देखना चाहिए कि हमारी लड़की के अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठीक लड़का है, पैसों के बल पे नहीं तोलना चाहिए। इन सब बातों को लेकर शादी ब्याह करना चाहिए, तब जाके दहेज की कुरीति पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी इस प्रकार की। मैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? समाज में जो ये कुरीति जो फैली हुई है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोज़ हम अखबारों में एक दो खबरें ऐसी पढ़ते हैं कि जिसमें जो है दहेज के कारण लड़कियां जो है वो महिलाएं, उनको भगा दिया जाता है, ससुराल से इतना पैसा लेके आओ, प्रताड़ित किया जाता है और वो आखिर प्रताड़ना से तंग आकर के या तो वो आत्महत्या कर लेती है या उसको ये लोग जला देते हैं, किसी तरीके से मार डालते हैं। तो ये कुरीति, आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इसमें क्या कहेंगे आप? बड़ी इस विषय पर ये ऐसा विषय है दहेज प्रथा जो कि कैंसर से बड़ी बीमारी है। में उसी को आगे बढ़ाया, जैसे राजा ने किया था कानून को, वैसे ही समाज में दहेज प्रथा हो गया है। हमारे एक मेहनत की लड़की पढ़ा करके और आवाज जी आ रही जी पुष्पेंद्र जी। अब पुष्पेंद्र जी की आवाज़ थोड़ी सी नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज़। मैं एडवोकेट भूपेश गुप्ता उपाध्याय जी के पास आना चाहता हूँ। भूपेश जी, इस बारे में क्या कानून कहता है कि इस प्रकार के लोगों को जो महिलाओं को इस प्रकार प्रताड़ित करते हैं और दहेज में एक अपराध है दहेज लेना और देना, तो कौन कौन सी धाराओं से किस किस प्रकार से ये प्रताड़ना को हम रोक सकते हैं? देखिए कानूनगो जी, दहेज के संबंध में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बहुत समय काफ़ी वर्ष पहले ही सरकार द्वारा बनाया जा चुका है, जिसकी धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध बनता है दहेज मांगना। और इसके अतिरिक्त अन्य भारतीय दंड संहिता में भी 498A का प्रावधान किया गया है, जिसमें मानसिक क्रूरता दर्शाई गई है। किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, भले उसे धन की मांग न की जाए, लेकिन उसे अन्य तरीकों से, मौखिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान किया जाए तो उसको क्रूरता की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें भी मामले बनते हैं। और इसके अतिरिक्त 304 भी, जिसमें हत्या हो जाती है नवविवाहिता की 7 वर्ष के अंदर, तो उसको भी दहेज मृत्यु के अंतर्गत मान के, और उसमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया है, जिसकी धारा 12 में भी ये प्रावधान किया गया है कि किसी महिला को उसके घर में अगर मौखिक रूप से, शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है या आर्थिक रूप से उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत भी वो न्यायालय में सहायता के लिए आवेदन लगाती है। उसमें संरक्षण अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं उनको इसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और इस तरीके से काफ़ी कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये दहेज के संबंध में जो प्रावधान है कानूनों से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इसमें अंकुश लगा पाना शायद मुश्किल है। ज़्यादातर मामले जो न्यायालय में भी आते हैं उनमें भी मनमुटाव होता है और अंत में जाके फिर राजीनामा ही होता है। तो इस संबंध में कानून तो पर्याप्त हैं, किंतु इसे सामाजिक अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, स्वयं उनको इतनी स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो इस संबंध में अगर कोई मांग करता है तो वो स्वयं इसका विरोध करें। इस तरीके से काफ़ी कानून हैं। बिल्कुल, कानूनों की कोई कमी नहीं है दहेज हत्या रोकने के लिए, और दहेज मांगना भी जो अपराध है उसको भी रोकने के लिए कानून में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
ये वकील साहब का कहना है। पुष्पेन जी, आप जुड़ गए, आपकी आवाज़ आ रही? जी, मुझे पूरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अब आप बताएं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि ये समाज में इस प्रकार की जो एक कुरीति चल रही है, हालांकि बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी उतनी कम नहीं है बिल्कुल। अभी भी इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो हमें अखबारों में मिलती हैं पढ़ने को, कि इस प्रकार की जो स्थिति चल रही है। क्या कहेंगे आप सामाजिक रूप से? निश्चित तौर पर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक और विद्वत अधिवक्ता भूपेश उपाध्याय जी हैं। भूपेश उपाध्याय जी की बात तो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैं बड़ी बहन विजया पाठक जी की बात सुन रहा था। रही बात ये कि ये जो कुरीति है, ये हमारे समाज में, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, वैसे ही इस दहेज प्रथा का भी अंत करना अति आवश्यक है समाज को आगे आकर। यह घुन की तरह है समाज में दहेज प्रथा। हमारे घर की एक बालिका को पढ़ा करके माता पिता लालन पालन करते हैं, उनको उच्च शिक्षा दीक्षा देने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जब ये बड़ी होगी और इसको हम अच्छे घर में ले जाएंगे और इसका अच्छा संस्कार करके और इसकी हम शादी करेंगे। जब वह अपने परिवार में जाती है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है और उसके पहले दहेज की मांग की जाती है, और वो एक परिवार, उसके माता और पिता कहां से पैसे इकट्ठा करके और उसकी शादी करते हैं, और शादी भी खुशी खुशी करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब उसके साथ बुरा वक्त गुजरने लगता है, तब आप उन माँ बाप के दिल से पूछिए कि उनके दिल में क्या गुजरती होगी, उससे परिवार कितना विखंडित होता है और कितना द्रवित होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, चूंकि मैं एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लगातार मेरे पास ऐसी घटनाएं रोज आ रही हैं। मैं भूपेश उपाध्याय जी को अवगत होगा, एक कुटुंब न्यायालय है, वहां मेरे एक जज महोदय मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने लगातार मुझे बताने की कोशिश करी कि लगातार मेरे पास कम से कम 50 से 100 लोग प्रतिदिन ऐसे आते हैं जिनको मैं बैठा करके कोशिश करता हूं कि ये दोनों आपस में मिल जाएं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज सिर्फ दहेज से जुड़ी होती है, किसने हमको ये नहीं दिया, किसने हमको ये नहीं दिया। अब बात ये आती है कि हमेशा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लड़की वाला पक्ष होता है हमेशा वो दबा रहता है, और उसको दबाने के लिए लड़के वाला पक्ष हमेशा दबाता रहता है। तो ये जो एक कुप्रथा है समाज में, इस समाज में जो कुप्रथा है, इसको हम सबको मिलकर के, समाज को आगे आकर के, सारे वर्गों को आगे आकर के, और इस कुप्रथा को तुरंत खत्म करने की चेष्टा करनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, और ये भी मन में संकल्पित होना चाहिए कि अगर हमारा बेटा है तो हम आने वाले समय में जब हम उसकी शादी करेंगे तो हम दहेज नहीं लेंगे। ये जब हम अपने मन में संकल्पित होकर के और ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो आने वाले समय में हम एक समाज का निर्माण करेंगे, और इसके लिए एक व्यक्ति नहीं, सभी लोगों को यह प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हमें अपने, चाहे वो बालक हो तो हम दहेज नहीं लेंगे, बालिका है तो हम दहेज नहीं देंगे। उनको तो आप एक साड़ी में विदा कर दीजिए और ये कहिए कि पढ़ी लिखी है, हम तो भैया पढ़ा लिखा एक हम अपनी बालिका दे रहे हैं, हम अपना एक बालक दे रहे हैं। वो लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना है, वह अच्छे से सुख में व्यतीत करें, दुख में व्यतीत करें, जैसे भी व्यतीत करना है। ये एक बालक और एक बालिका, अगर हमने विद्वान अच्छे शिक्षा दीक्षा दी है तो निश्चित तौर पर वो कभी भूखे नहीं मरेंगे और अच्छे से जीवन यापन करेंगे। दहेज कितने दिन रहता है? किसी की दी हुई चीज कभी नहीं रहती है, वो 1 साल 2 साल ही रहेगी। लेकिन ये जो दहेज नामक एक, अब क्या बोलूं मैं उसको, एक मैं तो ये कहूंगा कि दहेज नामक ऐसी बीमारी समाज में है कि कैंसर से भी भयावह है। इस कैंसर नामक बीमारी या दहेज नामक बीमारी को हम सबको मिल करके एकजुट होकर के खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, उच्चस्थ वर्ग है, उसको भी आगे आना पड़ेगा, और हमारे सारे वर्गों को उन लोगों को साथ देना पड़ेगा। जी कानून जी, बिल्कुल सबको एकजुट होकर के ही इस समस्या को हम हल कर सकते हैं। इसमें मैं विजया पाठक जी के पास आना चाहता हूँ। इसमें हम क्या ऐसा मानते हैं कि प्रेम विवाह जो होता है, लड़के लड़की जो साथ अध्ययन करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में नौकरी करते हैं,
वो यदि आपस में विवाह करें तो ये समस्या क्या किसी हद तक दूर हो सकती है या होने की संभावना इसमें बनती है क्या? अभी ये जो समस्या दहेज समस्या प्रथा है और समस्या है, ये बहुत कम हो गई। वो सिर्फ इसी वजह से कि जो साथ में पढ़ते हैं वो एक दूसरे से शादी करते हैं। सबसे बड़ी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती कि उनकी जात चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, माता पिता खुशी से शादी कर लेते हैं और वहाँ पे पैसों का सवाल ही नहीं उठता। न वो पैसों के विचार, क्योंकि इस तरह की शादी में न लड़का पक्ष के लोग कोई विचार करते कि कुछ मिलेगा, न लड़की पक्ष के लोग कुछ विचार करते कि हम देंगे। इस स्थिति में जो आज जो कमी आई है वो सिर्फ इसलिए आई है कि आपस में प्रेम विवाह हो रहे हैं। दूसरी तरफ जब दहेज वाली बात आती है तो माँ बाप को एक बात सोचना चाहिए, हमारी लड़की का स्तर देख के ही हमको लड़का ढूंढना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और अभी तो ये सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे ये महत्वपूर्ण बात है कि अधिकतर घरों में एक लड़का या एक लड़की या एक लड़का लड़की या दो लड़कियां, इसी तरह बच्चे। तो माँ बाप की जो प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे बच्चियों को मिलेगी, जिसका भी हो। आजकल माँ बाप ये सब नहीं करते, बराबरी से पढ़ाते, बराबरी से देते, तो दहेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें बहुत ही कम ऐसे परिवार हो गए। दहेज वहाँ होता है जहाँ अपनी लड़की को पैसा देखकर, ये लोग पढ़ा लिखा लड़का है, को बड़ा इंजीनियर है, ऐसा है, इनकी लड़की चाहे लायक हो या न हो, वहाँ ये लड़की को ठोस शादी कर देते दहेज के दम पे। फिर वो जीवन भर दहेज मांगते रहते और लड़की को सताते रहते। वो तो लड़की से छुटकारा ही पाना चाहते। तो ये दहेज की शुरुआत तो शादी के पहले से ही हो जाती है। इसके जिम्मेदार माता पिता भी है। शादी करते वक्त भी ये सब देखना चाहिए। इस समय दहेज की समस्या कम हो गई है। अब ये ऐसी जगह में रहा, अब तो गाँव में खुद को प्रतिबंध लगाना चाहिए। लड़का अपने ऐसे स्तर का देखना चाहिए जो आपकी लड़की के बराबरी स्तर हो। ये सब स्थितियाँ जब सुधरेगी तब दहेज प्रथा कम हो जाएगी। प्रेम विवाह तो बढ़ रहे हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं आती, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती, बहुत अच्छे जीवन काटते। अगर आगे जाकर नहीं बनी तो सोच समझ के अलग हो जाते, कोई झगड़ा नहीं, कोई झाटा नहीं, कुछ नहीं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो ये स्थितियाँ जब आएगी, आज हिंदुस्तान में ये स्थिति है। इस समय दहेज बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं दहेज प्रथा है, दहेज हो रहा है, जल भी रही है, लड़कियां कट भी रही है, मर भी रही है, आत्महत्या भी कर रही है। इस स्थिति को भी हमको समाज को लेकर माँ बाप की जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी कि इसको हमको सुधारने के लिए ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को जो शादी करता है उस समय जैसा आपने बताया कि लड़कियां जो है वो कमतर है और वो माँ बाप जो है उच्च स्तर का लड़का ढूंढते हैं और उसको एन कैन प्रकार दहेज दे करके और उस लड़के को वहाँ शादी करते हैं और बाद में फिर वो लोग डिमांड उनकी बढ़ती जाती है और वो बार बार लड़की को कोसते रहते हैं कि आप जो है वो जा कर के अपने माँ बाप से इतने रुपए दहेज लेकर के, इतने रुपए लेकर के आइए या ये फलानी चीज़ लेकर के आइए। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ निर्मित होती है, ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होती है। वकील साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, दहेज में जैसे कोई हत्या हो गई या दहेज के कारण किसी को किसी ने आत्महत्या कर ली और ये सिद्ध होने पर कितने वर्ष की सज़ा और किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है अपने एक्ट में, अपने कानून में, कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे? देखिए, किसी विवाहिता की यदि उसकी शादी होने के 7 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है असामान्य परिस्थितियों में, तो उसमें 304B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध होता है और उप निरीक्षक DSP स्तर का अधिकारी उसकी जांच करता है और जांच के उपरांत विवाहिता के माता पिता, अन्य परिजन और अन्य ऐसी सभी साक्ष्य संकलित कर जो भी दहेज के संबंध में मांग की गई हैं उन सब के साथ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होता है। और न्यायालय में जब कोई मामला आता है तो न्यायालय फिर आरोपी को कटघरे में करके और उस पर ट्रायल चलाता है। ट्रायल के दौरान जो भी साक्ष्य
आती है, साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को भी बचाव का अवसर दिया जाता है और उसके उपरांत न्यायालय द्वारा अगर अपराध सिद्ध पाया जाता है तो उसमें आजीवन कारावास 304 बी के अंतर्गत आजीवन कारावास, जिसमें न्यूनतम 14 वर्ष तक का कारावास है, उससे दंडित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि उसने अपने किसी कारण से उसने सुसाइड कर लिया है और कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं, तब कुछ मामलों में जांच के दौरान 304 बी का यदि प्रकरण नहीं भी बनता है, जिसमें विवाह के 7 वर्ष से ज़्यादा का समय अवधि व्यतीत हो जाती है, जैसे किसी महिला का विवाह हुआ और 10 वर्ष हो गए और दहेज के कारण ही उसकी मृत्यु लग रही है किंतु 7 वर्ष के प्रावधान आ गए, तब ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मुकदमा पंजीबद्ध किया जाता है। आत्महत्या को उकसाने का मामला, उसमें भी 10 वर्ष से अधिक का कारावास का प्रावधान है। बिल्कुल, आपने धाराएं बताई, प्रावधान बताए। पुष्पन जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये आपसे इस पर परामर्श करना चाहता हूं कि क्या जाति प्रथा ही दहेज प्रथा के लिए जिम्मेदार है? जाति प्रथा यदि कम हो और दूसरी जातियों में, दूसरी उपजातियों में यदि विवाह होने लग जाए तो क्या इस दहेज के ऊपर आपका कहीं रोक लगने की संभावना है क्या? कानूनगो जी, ये प्रश्न तो बड़ा गूढ़ है और खास तौर पे मैं एक समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। लेकिन मैं इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि जाति प्रथा दहेज प्रथा का अंग नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण में ही अपनी लड़की को ब्याहना चाहेगा, क्योंकि जब हम किसी भी लड़की का या हम अपनी लड़की का पैर पूजते हैं, कन्यादान करते हैं, तो उसका पैर पूजा जाता है। तो यह ब्राह्मणों में अगर हम बात करें तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने से श्रेष्ठ के घर में लड़की ब्याहें। लड़की किसी की अछूत नहीं होती है, लड़की एक पवित्र है, कन्या होती है। आप किसी की लड़की ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी लड़की अपने से उच्च में ही देंगे, या ऐसा कुल होना चाहिए जिसका हम पांव पूजें तो वो पवित्र माना जाए। अब रही बात कि हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार से समाज को वर्गीकृत किया गया है, तो अभी तक आदि अनंतर से लेकर के और अभी तक हमने ये देखा है कि चाहे वो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की कन्या ब्राह्मण के यहाँ जाती थी, ठाकुर की कन्या ठाकुर में जाती थी, वैश्य की कन्या वैश्य में जाती थी और अन्य कन्याएं अन्य समाजों में जाती थी। अब रही बात कि समाज आगे बढ़ रहा है और लोग कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो आगे बढ़ने का परिणाम जो हमें जो स्पष्ट शब्दों में ये दिख रहा है, जो ये कुरीतियां फैल रही हैं और जो हमारी शादियां हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, आप कहते हैं कि हम लव मैरिज कर लेंगे तो दहेज नहीं लगेगा, ठीक है, हम मान लिए दहेज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप आंकड़े उठा करके देखें कानूनगो जी, तो वह शादियां कितने दिन चलती हैं। और 20 साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो 20 साल की शादियों का प्रतिशत उठा करके देखिए कि कितनी शादियां टूटी हैं। ये बहुत आकलन है और बहुत स्पष्ट है। पहले हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी या अन्य हमारे चाचा चाचियों की भी शादी हुई है और हमने देखा हुआ है, उनको कितने भी कष्ट सहे हों, लेकिन वो अपना घर छोड़ करके कभी नहीं जाती थी। यहाँ तक कि हमने ये सुना है कि लड़की की डोली आती है और लड़की की अर्धी जाती है इस घर से। तो ये भी बहुत सारी, अब ये भ्रांतियां नहीं है, ये जो बनाए गए हैं, जो बड़े लोगों ने बनाया है, वो कहीं गलत मिथ्या नहीं है। ये तो बहुत सारी ऐसी चीजें, पहले उस समय फोन नहीं हुआ करते थे, दूरभाष नहीं हुआ करते थे, यहाँ तक कि अंतरदेशी और कार्ड से जाता था, टेलीग्राम हुआ करता था, वो टेलीग्राम बहुत जल्दी जाया करता था, अंतरदेशी और कार्ड तो बहुत देर देर में जाया करता था। तो जो मान लीजिए कि किसी घर में लड़ाई होती है तो वो लड़ाई 2 दिन 4 दिन 6 दिन में अगर संदेशा जाता है तब तक तो वो आदमी कूल हो जाता है। लेकिन अभी अगर किसी से लड़ाई हुई, तुरंत फोन उठाया गया, किसी एक महिला ने एक घर की महिला ने, बहू ने उठाया फोन, पापा जी हमारे इन्होंने ये कहा, फलाने ने इन्होंने कहा दिमाग। अब गुस्से में कही हुई बात तुरंत की तुरंत। अब इंटरफेरेंस आप देखिए, उस परिवार का, मायके का जब इंटरफेरेंस ससुराल में होगा तो 100% ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं द्वेष बढ़ेगा, कलह बढ़ेगा।
बिल्कुल। क्या पहले के सास ससुर डांटते नहीं रहे होंगे? बिल्कुल डांटते रहे होंगे, और इससे ज्यादा डांटते रहे होंगे। आजकल तो डांटते भी नहीं है, डरते हैं कि कहीं जाकर के दहेज प्रताड़ना के केस न कर दिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं समाज में। अगर हम पीछे जाएं 2 साल 20 साल 25 साल पीछे जाएं तो वही समाज है, उसी समाज से निकल करके हम आए हैं, और गांव से ही शहर का निर्माण हुआ है। गांव में ज्यादा सभ्यता पाई जाती थी, उसी सभ्यता को लेकर के समाज आगे आया। नौकरी पेशे में जब आए वो शहर का निर्माण हुआ है। हम कहीं अलग से नहीं आए हैं, हम लोग कोई एलियन नहीं है कि हम ऊपर से उतर के आए हैं। इस समाज में हम एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, और इस समाज से ही समाज ने ही निर्माण किया है। और मेरा कहना ये है कि अगर हम अपने समाज में ये शादियां करेंगे या कोई भी रिश्ते करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, और समाज में ये जो कुरीतियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सोच का भी फर्क होता है। बिल्कुल समय की कमी है, मैं आपसे यहीं पर रुकने के लिए आग्रह करूंगा। तो कुल मिला करके ये निष्कर्ष निकलता है कि समाज में यदि, चूंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आजकल आधुनिकता का परिवेश आ चुका है, तो ऐसे में यदि हम ये दहेज प्रथा को रोकना है तो हमें विस्तृत जो है वो सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा, और लड़के लड़कियों को चूंकि समझदार हो गए हैं और अपने अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ उसमें ज़्यादा लागू होगी, और दहेज प्रथा का इस प्रकार से हम अंत करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आप तीनों मेहमानों हमारे साथ जुड़े, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो आज का हमारा विषय था दहेज प्रथा और दहेज प्रथा से होने वाली कुरीतियों से आत्महत्याएं, हत्याएं, इसका मैं अंत करता हूं। पब्लिक एजेंडा को समाप्त करने की अनुमति दीजिए और देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।